हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं राकेश जांगड़ आरसी क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप एक अच्छी स्ट्रेटजी को यूज करते हुए आप जो आगामी एग्जाम हैं, इन फ्यूचर आने वाले एग्जाम हैं, उनमें आप एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ में एग्जाम की प्रिपरेशन में पूरे जोश जुनून के साथ जुटे हुए होंगे और आशा करता हूं कि जो आने वाले एग्जाम हैं उनमें आप सभी का सिलेक्शन हो। लेकिन सिलेक्शन हमेशा हार्ड वर्क, डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी के साथ में होता है। तो किसी ने कहा है कि ऑलवेज डू योर बेस्ट, कहा है कि ऑलवेज डू योर बेस्ट, व्हाट यू प्लांट नाउ यू विल हार्वेस्ट लेटर। कहने का मतलब है कि आप अपना 100% दीजिए, आप अपना भरसक प्रयास कीजिए, क्योंकि जो आप आज बोएंगे आने वाले समय में आपको वही काटना पड़ेगा। कहने का मतलब जितना हार्ड वर्क आज आप करेंगे आने वाले समय में आपको उतनी ही जोश जुनून के साथ में जो आपने हार्ड वर्क किया है उसका परिणाम देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा समय व्यस्त न करते हुए मैं आपको सीधे ले चलता हूँ आज की पहली क्लास में। बड़े समय के अंतराल के बाद में मैं आपके सामने एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ में प्रेजेंट हुआ हूँ। आई होप कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा, तो वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ जरूर बने रहिए। आज की क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार टॉपिक के बारे में। तो मैं आपको सीधे ले चलता हूँ उस टॉपिक की तरफ। देखिए क्या वो टॉपिक है। आज का जो टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं वो इंग्लिश का बेस है। इंग्लिश का कहने का मतलब रूट है। किसी भी लैंग्वेज को आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ना होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसा कि हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, कोई भी अपन सेंटेंस यूज करते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, एज ए इज रीडिंग ए बुक नाउ। एक सेंटेंस लिखा, अमन हैज गिवन मी अ सरप्राइज। एक थर्ड सेंटेंस लिखा, खुशी प्लेज टेनिस डेली। ये 3 सेंटेंस आपके सामने बोर्ड पे लिखे गए हैं और इस 3 सेंटेंस में आपको ये वाली चीज समझनी है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। तो आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच का आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है, इन सब के बारे में अपन स्टडी करेंगे। और जो रोचक क्लास होने वाली है पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक बहुत ही बेहद टॉपिक, अच्छा टॉपिक है जिसका नाम वर्ब है। आज की जो क्लास है टोटली वर्ब पे बेस्ड होने वाली है। तो सबसे पहले अपन चलते हैं इन सेंटेंस की तरफ। तो फर्स्ट सेंटेंस है, पहला जो सेंटेंस है, एज ए सेंटेंस में क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इज रीडिंग इस सेंटेंस में क्या पार्ट ऑफ स्पीच है, बुक क्या है, नाउ क्या है और ए क्या है, आपको थोड़ा थोड़ा बताना है। तो देखिए सबसे पहले अपन इस सेंटेंस में देखते हैं अजय। तो इस अजय सेंटेंस का कौन है, नाउन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये नाउन है। इज रीडिंग है वो एक वर्ब है और नाउ बात करें तो वो एक एडवर्ब है और बुक की बात करें तो वो एक नाउन है और ए है वो आर्टिकल है, डिटरमिनर है या इसी को अपन कह सकते हैं एडजेक्टिव है। तो इसी तरह से आप नेक्स्ट 2 सेंटेंसेस भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करें, अमन की बात करें तो अमन नाउन है, हैज गिवन वर्ब है, मी
मी है वो प्रोनाउन है, और सरप्राइज सेंटेंस का नाउन है, और ए है वो डिटरमिनर आर्टिकल या एडजेक्टिव है। इसी तरह से जो तीसरा सेंटेंस है उसमें खुशी नाउन है, प्लेज वर्ब है, टेनिस भी नाउन है, और डेली एडवर्ब है। तो इस तरह से आप इस शब्द को कैसे क्या आइडेंटिफाई करेंगे, इसी को लेकर के अपन स्टार्ट करने वाले हैं आज की क्लास पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं और कैसे कैसे होते हैं और उनका यूसेज कैसे कैसे होता है। तो देखते हैं सबसे पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो नंबर में 8 होते हैं। जो पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है एडजेक्टिव, चौथा है वर्ब, पांचवा है एडवर्ब, छठवां है प्रेपोजिशन, सातवां है कंजंक्शन, और आठवां है इंटरजेक्शन। ये टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। एक बार आप इनको दोहरा लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है नाउन, प्रोनाउंसिएशन नाउन। दूसरा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन गलत है, राइट प्रोनाउंसिएशन होता है प्रोनाउन, इसका राइट प्रोनाउंसिएशन है प्रोनाउन। इसका जो प्रोनाउंसिएशन थर्ड जो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है एडजेक्टिव। बहुत सारे इसको एडजेक्टिव कहते हैं जबकि ये है एडजेक्टिव। इसी तरह से जो अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है वर्ब। एक बार गौर करके सुने, वर्ब। इसी तरह से अगला वर्ड है वो है एडवर्ब, एडवर्ब। नेक्स्ट है प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन ना कि प्रीपोजिशन, प्रेपोजिशन। फिर अगला वर्ड है कंजंक्शन, कंजैक्शन नहीं कंजंक्शन। और जो लास्ट जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है इंटरजेक्शन। इंटरजंक्शन नहीं है ये है इंटरजेक्शन। तो इस तरह से 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो आप एक बार मेरे साथ दोहरा दीजिए कि ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन से हैं। सबसे जो पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है नाउन, उसके बाद में प्रोनाउन, इसके बाद में एडजेक्टिव, फिर है वर्ब, फिर है एडवर्ब, फिर है प्रेपोजिशन, फिर है कंजंक्शन, और लास्ट में है इंटरजेक्शन। अब इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एक पार्ट ऑफ स्पीच ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जिनके बिना सेंटेंस को अपन फ्रेम नहीं कर पाते हैं, जिसके बिना अपन वाक्य की रचना नहीं कर पाते हैं। क्या वो आप बता सकते हैं कि इन 8 पार्ट ऑफ स्पीच में से ऐसा कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है जो सेंटेंस की सोल कहलाता है, जो सेंटेंस का सेंट्रल एलिमेंट कहलाता है, जो सेंटेंस का बेस कहलाता है, और जो सेंटेंस में सबसे विटल रोल प्ले करता है, सबसे महत्वपूर्ण एसेंशियल रोल प्ले करता है, वो सबसे सिग्निफिकेंट जो रोल प्ले करता है, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा है। तो एक बार कमेंट करके बताइए कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा है। कुछ लोग कहेंगे कि ये नाउन है, कुछ लोग कहेंगे कि ये वर्ब है, कुछ लोग कहेंगे कंजंक्शन है। लेकिन आपको बता दिया जाए कि सेंटेंस में जो मुख्य भूमिका निभाने वाला जो सेंटेंस है का जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो होता है वर्ब। इसके बिना अपन सेंटेंस को फ्रेम नहीं कर पाते हैं। यदि ये सेंटेंस में होता है तो फिर भी सेंटेंस बन जाता है, लेकिन इसके बिना कभी सेंटेंस नहीं बनता। तो एक बार देख लीजिए, सेंटेंस है यू कैन स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली। सेंटेंस है यू कैन स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली। तो आप बता सकते हैं क्या सेंटेंस में इसको अपन इरेज कर दें, यहां से हटा दें तो क्या ये सेंटेंस नहीं है? क्या सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग नहीं आ रहा है मीनिंग। यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोल सकते हैं। यदि सेंटेंस से अपन इसको हटा दें यू कैन स्पीक, तो क्या इस सेंटेंस का मीनिंग नहीं आ रहा? अभी भी आ रहा है इसका मीनिंग।
यानी अपन नाउन को हटा रहे हैं, ऑब्जेक्ट को हटा रहे हैं तो भी मीनिंग आ रहा है। सेंटेंस अपन यहां से अपन इस हेल्पिंग वर्ब को हटा देते हैं, यू स्पीक, तो सेंटेंस अब भी बन रहा है। लेकिन सेंटेंस से अपन एक बार फिर से यू को हटा देते हैं तो क्या ये सेंटेंस है? जी हाँ, सही, बिल्कुल कहा आपने, बिल्कुल सही कहा है कि अभी भी अकेली वर्ब इतनी पावरफुल होती है कि वो खुद अकेली सेंटेंस को फ्रेम कर सकती है। तो स्पीक अपने आप में सेंटेंस भी हो सकता है। जैसे कोई कहे कि यू कैन स्पीक इंग्लिश, तो व्हाट आई कैन डू, तो आई कैन स्पीक। स्पीक अकेला वर्ड है, वो सेंटेंस बना सकता है। तो आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण और सबसे एसेंशियल पार्ट के बारे में, जिसका नाम है वर्ब। तो स्टार्ट हो जाइए, पेन नोटबुक जो भी आपके पास में जिससे आप अपनी स्टडी कर रहे हैं, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें और धीरे धीरे साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए। ये नोट्स आपको आने वाली एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में थोड़ा स्टडी किया है, तो एक बार फिर से बता दीजिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं। फटाफट बता दीजिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं। तो आप सभी लोग बोल पा रहे होंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठवां प्रीपोजिशन, सातवां कंजंक्शन और आठवां इंटरजेक्शन। ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। और इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जिसकी अपन चर्चा अपन डिटेल से करने वाले हैं, वो है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब। तो लेट्स स्टार्ट द जर्नी एंड स्टार्ट द टॉपिक दैट्स नेम इज वर्ब। तो पूरे अटेंशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ अपन इस वर्ब पार्ट को समझने वाले हैं। तो देखिए, वर्ब क्या होता है, कौन सा वर्ब कितने टाइप का होता है, इन सब का डिस्कशन अपन अभी इसी क्लास में करने वाले हैं। सबसे पहले अपन जानते हैं कि वर्ब क्या होता है। आप अपने हैंडराइटिंग में जैसे भी कैलीग्राफी है, कैकोग्राफी है, जितनी अच्छी जो बैड हैंड राइटिंग जो भी है, आप उसमें अपने सुंदर सुंदर नोट्स बनाना शुरू कीजिए। आज का टॉपिक है वर्ब। ये वर्ब की क्लास नियमित रूप से होने वाली है, तो क्लास को बिल्कुल भी स्किप ना करें और क्लास को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपकी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन बहुत इजीली, बिना किसी एफर्ट्स के साथ में, ज्यादा एफर्ट बिना लगे, ये क्वेश्चन सोल्व हो जाए। तो सबसे पहले अपन वर्ब क्या है, वर्ब की क्या देखने वाले हैं, डेफिनेशन। सबसे पहले अपन वर्ब की क्या देखने वाले हैं, डेफिनेशन। अधिकतर स्टूडेंट इसको डेफिनेशन बोलते हैं, डेफिनेशन, जबकि इसका राइट प्रोनाउंसिएशन होता है डेफिनेशन, डेफिनेशन। और ये डेफिनेशन वर्ड है ना, वो उसकी स्पेलिंग एसएससी सीजीएल में, एमटीएस में, सीएचएसएल में और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उनमें मैनी टाइम्स पूछी गई है। तो आप बता सकते हैं डेफिनेशन की स्पेलिंग क्या है, बताइए डेफिनेशन की स्पेलिंग क्या है। शायद आप डेफिनेशन की स्पेलिंग को कुछ इस तरह से बोल रहे होंगे, DEFINATION, ऐसे ही देख पा रहे हैं, ऐसे बोल पा रहे हैं, लेकिन ये स्पेलिंग बिल्कुल गलत है। ये डेफिनेशन है, जबकि राइट प्रोनाउंसिएशन होता है डेफिनेशन, और वो स्पेलिंग है ये। तो आज की पहली क्लास से हम वो सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं जो एग्जाम में एज इट इज डिटो पूछे जाने वाले हैं। तो हर चीज को बड़ी कंसिस्टेंसी और लगन के साथ, पूरी धैर्य के साथ, पेशेंटली आप इनको देखिए। सबसे पहले अपन स्टार्ट करने वाले हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में कि व्हाट इज वर्ब, वर्ब की डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले अपन वर्ब की डेफिनेशन को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन चलते हैं व्हाट इज वर्ब। तो अपन देखते हैं, a word which shows action, possession और state। देख पा रहे होंगे बोर्ड पे लिखा हुआ है, ऐसा वर्ड, ऐसा शब्द जो 3 चीजों को प्रदर्शित करता है, 3 चीजों के बारे में बताता है, वो वाला वर्ड वो कहलाता है।
तीन चीजों में पहली चीज आती है एक्शन, दूसरी चीज आती है पोजीशन और तीसरी चीज आती है स्टेट। जो किसी कार्य के करने या किसी कार्य के होने के बारे में बताता है वो कहलाता है वर्ब। जैसा कि पहला सेंटेंस यहाँ पे लिखा गया है, राकेश, मिस्टर राकेश टीचेस इंग्लिश। पहला सेंटेंस है मिस्टर राकेश टीचेस इंग्लिश और दूसरा सेंटेंस है मिस्टर राकेश हैज अ कार। और जो तीसरा सेंटेंस है वो है मिस्टर राकेश इज ए टीचर। क्या आप तीनों सेंटेंस को देख पा रहे हैं? तो आप बता दीजिए पहले सेंटेंस में वर्ब कहाँ है। एक बार स्क्रीन को गौर कीजिए और बताइए पहले सेंटेंस में वर्ब कहाँ है। शायद गोल कर लिया होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपन पहले सेंटेंस से। पहले सेंटेंस में वर्ब आ रही है टीचेस। पहले सेंटेंस की जो वर्ब है वो है टीचेस और दूसरे सेंटेंस की वर्ब है वो है हैज और जो तीसरे सेंटेंस की वर्ब है वो इज। इसमें पहले वाला जो सेंटेंस है मिस्टर जहांगीर इसका सब्जेक्ट है। मिस्टर जहांगीर क्या एक्शन कर रहा है? जनरली वो एक्शन कर रहा है टीच करने का। इसका मतलब ये वाली वर्ब क्या शो कर रही है? ये वाली वर्ब एक्शन शो कर रही है। लेकिन दूसरे सेंटेंस में देखें तो मिस्टर जहांगीर हैज ए कार। मिस्टर जहांगीर के पास एक कार है। कहने का मतलब हैज यहाँ पे जो वर्ब है वो कोई एक्शन नहीं दिखा रही, यह केवल एक अधिकार के बारे में बता रही है, एक पोजीशन के बारे में बता रही है। तो ऐसा सेंटेंस जो ऐसा वर्ब जो पोजीशन को दिखाए वो भी वर्ब कहलाता है। और ऐसा वर्ड या नीचे वाले सेंटेंस में देखें तो न तो पोजीशन शो कर रहा है, ये वाला वर्ड है न पोजीशन शो कर रहा है, न ये एक्शन दिखा रहा है। सिंपली मिस्टर राकेश है वो एक टीचर है। टीचर कौन है? मिस्टर राकेश हैं। ये इसके मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है, इसलिए ये जनरली क्या शो कर रहा है? ये स्टेट शो कर रहा है। तो जनरली समझ में आ गया होगा कि वर्ब क्या क्या शो करता है। वर्ब जनरली तीन चीजों को शो करता है। पहली चीज है एक्शन, दूसरी चीज है पोजीशन और तीसरी चीज है स्टेट। जहां तक आशा करता हूं आपको ये चीज बारीकी से समझ में आ गई होगी, क्योंकि आप किसी चीज को डीपली पढ़ेंगे तो एग्जाम में चाहे कैसे भी क्वेश्चन हो आपके सारे क्वेश्चन सही होते हैं। तो एक बार फिर से आप बता दीजिए कि वर्ब क्या है। व्हाट इज वर्ब? बताइए, आप फटाफट बताइए। वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है, अ वर्ड विच शो एक्शन, पोजीशन और स्टेट। हर वर्ब है ना वो एक्शन नहीं दिखाती, ना कोई हर वर्ब है वो पोजीशन दिखाती है, ना ही हर कोई वर्ब होती है वो स्टेट दिखाती है। कुछ वर्ब एक्शन, कुछ पोजीशन और कुछ स्टेट शो करती है। अब अपन बात करते हैं वर्ब के टाइप्स की। देखते हैं अभी जो वर्ब हमने तीन चीजें पढ़ी हैं, एक्शन, पोजीशन, स्टेट, ये वर्ब के टाइप नहीं है, वो वर्ब को दिखाने वाली चीजें हैं। अब वर्ब के जो टाइप्स है इनकी बातें अपन करें तो वर्ब के जनरली मेनी टाइप्स होते हैं। यदि अपन ऑब्जेक्ट के आधार पर वर्ब देखें तो वर्ब दो प्रकार की होती है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। और यदि अपन वर्ब को देखेंगे कि दो प्रकार की और भी होती है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। कुछ लोग वर्ब को दो टाइप कहते हैं, वो कहते हैं रेगुलर और इररेगुलर वर्ब। इन सब के डिस्कशन को लेकर के अपन बहुत अच्छा एक डिस्कशन करेंगे आगे, जिसमें अपन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अभी की क्लास में अपन पढ़ रहे हैं वो वर्ब के टाइप्स की बात, टाइप्स ऑफ वर्ब।
अपन नॉर्मली तरीके से देख रहे हैं एक बार कि आने वाली जो 4th ग्रेड की एग्जाम है, आने वाली एसएससी सीजीएल की जो एग्जाम है, आने वाली एसएससी एमटीएस की एग्जाम है, बहुत ही जल्द आपके सामने और भी एग्जाम जैसे टीचर्स ग्रेड 1st, 2nd, 3rd की भी एग्जाम आने वाली है। उन सब चीजों में ये वीडियो है वो बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है, इसलिए आप इसको अंत तक जरूर देखें और देखें ही नहीं, बार बार इसको रिवाइज करें, अपने नोट्स में राइट डाउन करके इसको बार बार पढ़ें, जिससे कि मैं कहता हूं गारंटी के साथ में कि आने वाले समय में ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो चलते हैं फिर से वर्ब के टाइप की बात करते हैं। तो वर्ब की जनरली 2 टाइप होती है, ये सब लोग जानते हैं। पहला जो वर्ब का टाइप होता है उसको बोलते हैं अपन ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब। पहला वर्ब का टाइप होता है ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, और जो दूसरा टाइप होता है वो होता है लेक्सिकल या मेन वर्ब। तो आप बता पाएंगे कि वर्ब के कितने टाइप होते हैं? वर्ब के जनरली 2 टाइप होते हैं। पहला होता है ऑक्सिलरी, दूसरा होता है लेक्सिकल। और इसी को अपनी जो कई बार कहते हैं ना, अपनी जो उसकी लोकल लैंग्वेज है, वहाँ की जो कोलोक्वल है, उसमें अपन इसको हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब भी कहते हैं। कई टीचर्स इस वाले वर्ब को चीफ वर्ब भी कहते हैं, कई लोग इसको फुल वर्ब भी कहते हैं, कई लोग इसको बेस वर्ब भी कहते हैं, और कई लोग इसको प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। देखिए ध्यान से गौर से देखिए, इस लेक्सिकल वर्ब के अनेक नाम हो सकते हैं, लेकिन एग्जाम में जनरली आपको पूछा जाता है तो ये 2 नाम जरूर याद रखें। एक का नाम लेक्सिकल और इसी का दूसरा नाम होता है मेन वर्ब, और जो दूसरी वर्ब होती है उसको बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए एक बार एक सेंटेंस देखते हैं। सी प्लेज लूडो डेली। एक सेंटेंस फिर से, सी हैज ईटन ए मैंगो। एक सेंटेंस है, यू विल हैव रिटन ए स्टोरी। 3 सेंटेंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे अपन। 3 सेंटेंस यहाँ पे दिए गए हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि पहले वाले सेंटेंस में वर्ब कहाँ है? तो आप देख पा रहे होंगे पहले वाले सेंटेंस में जो वर्ब है वो है प्लेस। क्या दूसरे सेंटेंस में कोई वर्ब है? क्या मैंगो वर्ब है? क्या सी वर्ब है? क्या ईटन वर्ब है? या फिर हैज वर्ब है? तो आप देखेंगे कि यहाँ पे दोनों ही क्या है, वर्ब है। अब अपन वर्ब की बात करें तो यहाँ पे जो हैज है वो तो इसकी ऑक्सिलरी वर्ब है, बोले तो हेल्पिंग वर्ब है, और जो ईटन है वो उसकी मेन वर्ब है, बोले तो लेक्सिकल वर्ब है। कहने का मतलब हैज हेल्पिंग वर्ब है, ईटन मेन वर्ब है। तो क्या आप बता सकते हैं लास्ट वाले सेंटेंस में वर्ब कहाँ है? बताइए लास्ट सेंटेंस में वर्ब कहाँ है? तो लास्ट सेंटेंस में जो वर्ब है वो क्या विल है, क्या रिटन है, या फिर विल हैव रिटन? तीनों ही हैं। बताइए क्या तीनों ही वर्ब हैं? तो क्या तीनों ही मेन वर्ब हैं? तो क्या तीनों ही हेल्पिंग वर्ब हैं? तो क्या इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब हैं, 1 मेन वर्ब है? क्या ऐसा भी हो सकता है कि इस सेंटेंस में 2 मेन वर्ब 1 हेल्पिंग वर्ब हो? तो जानते हैं अपन एक बहुत ही अच्छे ट्रिक के साथ में कि सेंटेंस में यदि एक ही वर्ब दे रखी है, सेंटेंस में वर्ब का एलिमेंट ओनली 1 है, एक ही है, तो वो वर्ब हमेशा होती है लेक्सिकल वर्ब, मेन वर्ब। एक ही वर्ब का एलिमेंट है तो वो लेक्सिकल और मेन वर्ब होता है। और यदि सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब है, 2, 3, 4, 5 जितने भी हैं, उनमें लास्ट वाला जो एलिमेंट होगा, लास्ट वाला एलिमेंट वो तो होगा मेन वर्ब, और इसके अलावा जितने भी एलिमेंट पीछे रह गए वो सारे के सारे होंगे हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। तो इस सेंटेंस में देखें, इस सेंटेंस में केवल मात्र एक ही एलिमेंट था तो ये मेन वर्ब हुआ। इस सेंटेंस में 2 एलिमेंट हैं तो लास्ट वाला मेन वर्ब हुआ, पहले वाला कहने का मतलब हेल्पिंग वर्ब हुआ। और लास्ट सेंटेंस की देखें तो इस लास्ट वाले सेंटेंस में ये तो हुआ मेन वर्ब,
और ये दोनों बाकी जो वर्ब हैं वो हैं हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। समझ आया? कुछ डाउट्स क्लियर हुए? कुछ डाउट्स अभी बहुत सारे बाकी हैं, और डाउट्स क्लियर नहीं होंगे तब तक अपन इसको छोड़ेंगे नहीं। कहने का मतलब है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बात कर रहे हैं अपन एग्जाम क्रैक की, किसी के हाथ पैर तोड़ने की बात नहीं कर रहे कि जब तक एग्जाम क्रैक नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा, पास नहीं होगा, तब तक हम तैयारी को नहीं छोड़ने वाले हैं। पूरे जोश जुनून के साथ में तैयारी में जुटे रहिए, क्योंकि कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़ मत हो तो सुजान, रसरी आवत जात से सिर पर पड़त इंसान। कहने का मतलब निरंतर प्रैक्टिस करने से एक दिन सफलता जरूर मिलती है। तो इंग्लिश में कोटेशन है कि ए लिटिल प्रोग्रेस एड्स अप ए बिग रिजल्ट, कि छोटी छोटी प्रयास हैं वो हमेशा एक बड़े इंतकाम तक आपको पहुंचाते हैं, बड़े एक बहुत अच्छे परिणाम तक आपको पहुंचाते हैं। तो आप छोटे छोटे निरंतर डेली छोटे छोटे प्रयास करते रहें, अपने जो नॉलेज है उसको और ज्यादा एनहेंस और इंक्रीज करते रहें। तो यदि आप ऐसा करते रहेंगे तो एक दिन वो भी आएगा जब आपके घर में खूब सारी खुशियां होंगी, जब आपके घर में खूब सारी मिठाइयां बटेंगी। लेकिन वो मिठाइयां तभी बटेंगी जब सिलेक्शन होगा, और सिलेक्शन तभी होगा जब अपन हार्ड वर्क करके स्टडी करेंगे। तो वीडियो को हमेशा पूरा अंत तक देखें, बिल्कुल बीच में स्किप न करें। मैं ज्यादा समय न लेते हुए वापस आपको अवगत करा देता हूँ कि एक सेंटेंस में होता है वो सबसे सेंट्रल पार्ट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। वर्ब के बिना अपन सेंटेंस नहीं बना पाते। अब वर्ब की बातें करें तो वर्ब जनरली कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है। एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब, एक होता है लेक्सिकल वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब का दूसरा नाम होता है हेल्पिंग वर्ब, और लेक्सिकल वर्ब का दूसरा नाम होता है मेन वर्ब, जिसके और भी नाम हो सकते हैं। फिर मैंने अगला क्वेश्चन आपसे किया था कि एक सेंटेंस में ज्यादा से ज्यादा कितनी वर्ब हो सकती है, तो आपने बताया, मैंने बताया, आप लोगों ने सुना कि एक सेंटेंस में ज्यादा से ज्यादा कि 5 वर्ब हो सकती है। अभी डिस्कस करने वाले हैं एक सेंटेंस में ज्यादा से ज्यादा 5 वर्ब हो सकती है, जिनमें से 4 हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, 1 मेन वर्ब हो सकती है। सेंटेंस में यदि एक ही वर्ब का एलिमेंट है तो वो हमेशा कौन होगा? वो होगा मेन वर्ब, लेक्सिकल वर्ब, मेन वर्ब। और यदि एक से ज्यादा एलिमेंट है तो एक तो होगा मेन वर्ब, लास्ट वाला तो होगा मेन वर्ब, और उसके पहले जितने भी बच गए वो सारे के सारे होंगे हेल्पिंग वर्ब। तो एक बार डिस्कस करते हैं कि एक सेंटेंस में कितनी हेल्पिंग वर्ब, कितनी मेन वर्ब हो सकती है। देखिए टॉपिक वर्ब चल रहा है, और वर्ब को आप बड़े ध्यानपूर्वक समझ पा रहे होंगे। सबसे पहले मैंने एक सेंटेंस लिखा, शी हेल्प्ड मी, यू डिड नॉट हेल्प मी। शी विल हैव gone to Jaipur. You will have been reading a book since 2 p.m. Last sentence है, a book will have been read by you। सेंटेंस को आप लिखते भी रहें, कंटिन्यूअस नोट्स बनाते रहें, एक भी चीज को स्किप ना करें, ध्यानपूर्वक पढ़ते रहें, कंसिस्टेंसी का यूज करें। सबसे जो पहला सेंटेंस है उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि कितनी वर्ब है, वर्ब कहाँ है। तो आप बिना समय गवाए हुए बताइए पहले सेंटेंस में वर्ब कहाँ है। तो पहले सेंटेंस का वर्ब है हेल्प, तो दूसरे सेंटेंस का वर्ब है, एक बार बताइए कहाँ वर्ब है? क्या हेल्प वर्ब है? जी हाँ, हेल्प भी वर्ब है, साथ में डिड भी वर्ब है। तीसरा वाला जो सेंटेंस है उसमें विल हैव गॉन, ये वर्ब है। नेक्स्ट सेंटेंस में विल हैव बीन रीडिंग, ये वर्ब है।
और अंतिम सेंटेंस में क्या आप बता सकते हो कहाँ वर्ब है? तो अधिकतर स्टूडेंट्स जवाब दे रहे हैं विल, हैव, बीन, बी और रीड, ये सारे के सारे वर्ब हैं। अब एक बात ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए आप, ध्यानपूर्वक सुन लीजिए आप कि एक सेंटेंस में मैक्सिमम और मिनिमम कितनी वर्ब हो सकती है? एक सेंटेंस में मिनिमम और मैक्सिमम कितनी वर्ब हो सकती है? ध्यानपूर्वक कहें, क्या मिनिमम वर्ब 0 हो सकती है? क्या मिनिमम वर्ब 0 हो सकती है? एब्सोल्युटली करेक्ट नहीं है, एब्सोल्युटली रॉन्ग है, क्योंकि सेंटेंस वर्ब के बिना तो बनता ही नहीं है। सेंटेंस में वर्ब का होना जरूरी है, इसलिए सेंटेंस में जो मिनिमम वर्ब है वो हो सकती है 1, और जो सेंटेंस की जो मैक्सिमम वर्ब है उसका संख्या हो सकता है 5। ध्यान रखें, मिनिमम संख्या है उसकी संख्या होती है 1 और मैक्सिमम संख्या है उसकी संख्या हो सकती है 5। जैसा कि पहली बार आप इस पहले सेंटेंस में देख पा रहे होंगे कि जो पहला सेंटेंस है उसमें केवल और केवल क्या है? मैन वर्ब। जो दूसरा सेंटेंस है उसमें हेल्प, ये मैन वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब है। जो तीसरा सेंटेंस है उस सेंटेंस में ये मैन वर्ब, ये हेल्पिंग है। चौथा सेंटेंस है लास्ट में मैन, ये हेल्पिंग है। और लास्ट वाला जो सेंटेंस देख पा रहे हैं उनमें रीड मैन वर्ब है और बाकी बीन, हैव, विल, ये सारी की सारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ ही जाता है कि एक सेंटेंस में मिनिमम वर्ब कितनी हो सकती है। देखो क्वेश्चन घुमा के भी आ सकता है, ऐसे पूछ सकता है एक सेंटेंस में मिनिमम वर्ब कितनी हो सकती है, तो मिनिमम वर्ब कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है। अब क्वेश्चन थोड़ा घुमा के आ गया, एक सेंटेंस में मिनिमम ऑक्सिलरी वर्ब कितनी होती है? यदि मिनिमम ऑक्सिलरी पूछे तब आंसर क्या होगा? 0, क्योंकि पहला सेंटेंस देखिए यहाँ मैन वर्ब है, इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब कितनी हुई इसमें? 0, और मैन वर्ब कितनी हुई इसमें? 1 हुई। इसी तरह से आपको कोई पूछे कि ज्यादा से ज्यादा कितनी वर्ब हो सकती है, टोटल वर्ब पूछे तब तो 5, और ऐसे पूछे टोटल हेल्पिंग वर्ब कितनी हो सकती है, तो टोटल हेल्पिंग वर्ब ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? 4, और कम से कम कितनी हो सकती है? कम से कम हो सकती है 0। ऐसा क्वेश्चन रीट के एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि मिनिमम मैक्सिमम का क्वेश्चन आता है। तो आपको रीट की जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट है, मैं यहाँ जो पढ़ा रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ, वो केवल रीट के लिए बेनिफिशियल नहीं है, ऑल इंडिया के जितने भी एग्जाम्स हैं उन सब के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, और साथ ही आप इसको लाइक और शेयर करते रहें। चैनल का आपको नाम तो पता ही होगा, जो लोग अभी चैनल से नए जुड़े हैं उनको बता दें कि RC क्लासेज श्री माधोपुर, इस नाम से आपको ये चैनल YouTube पे सर्च करोगे तो सबसे पहले YouTube पे ये चैनल आपको ऊपर दिखाई देगा, जिसको आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो एक बार फिर से बता दीजिए, मैं ज्यादा समय आपका खराब नहीं करते हुए पूछना चाहूंगा कि एक सेंटेंस में बताइए ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कितनी वर्ब हो सकती है? बताइए, ज्यादा से ज्यादा कहने का मतलब मैक्सिमम कितनी वर्ब हो सकती है? तो एक सेंटेंस में ज्यादा से ज्यादा वर्ब हो सकती है, वो हो सकती है 5, और ज्यादा से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब कितनी हो सकती है? 4, मिनिमम हेल्पिंग वर्ब 0, मैक्सिमम मैन वर्ब कितनी हो सकती है? एक सेंटेंस में मैक्सिमम मैन वर्ब कितनी हो सकती है? तो मैक्सिमम हो सकती है केवल 1, और मिनिमम वो हो सकती है मिनिमम भी 1, ज्यादा से ज्यादा भी मैन वर्ब 1 होती है और कम से कम भी 1 होती है। तो बताइए, अभी हमने जो जिक्र किया है वो हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के इंट्रोडक्शन के बारे में किया है, और अभी जो क्लास चल रही है उस क्लास में आगे हैं वो हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्ब का ही एक अगला पार्ट, जिसका टाइप होगा टोटल ऑक्सिलरी या हेल्पिंग
आप सोच रहे होंगे इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्या? ऐसे क्वेश्चन आरपीएससी ग्रेड 2 में पूछा गया था कि टोटल अनोमोलस फाइनाइट वर्ब कितनी होती है। एक सेंटेंस में 2014 का वो आरपीएससी का एग्जाम था, उसमें पूछा गया था टोटल अनोमोलस फाइनाइट वर्ब कितनी होती है। तो याद रखें, टोटल ऑक्सिलरी वर्ब जितनी होती हैं, टोटल हेल्पिंग वर्ब जितनी होती हैं, उतनी ही टोटल अनोमोलस फाइनाइट वर्ब होती है। और इनकी संख्या आपको कुछ पूछे तो याद रखना इनकी संख्या होती है 24। तो क्या आप बता सकते हैं कि टोटल 24 ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है? तो एक बार आप 1 मिनट सोच करके इनका आंसर बताइए कि टोटल ऑक्सिलरी कौन कौन सी और कितनी होती है। बताइए टोटल ऑक्सिलरी कितनी होती है। तो एक बार पूरे ध्यानपूर्वक सुन लें, देख लें, विचार कर लें। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पुटअप होता है। सब लोगों को याद होना चाहिए कि ऑक्सिलरी वर्ब होती है वो जनरली 2 टाइप्स की होती है। ऑक्सिलरी वर्ब कितने टाइप की? 2 टाइप की। पहले का नाम होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, और जो दूसरा टाइप होता है वो होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। नाम समझ में आना चाहिए। पहले हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब के 2 पार्ट्स होते हैं। पहले का नाम होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स और दूसरे का नाम होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। वर्ब हर टॉपिक में काम में आता है, चाहे आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ लीजिए, चाहे आप टेंस पढ़ लीजिए, चाहे आप नरेशन पढ़ लीजिए, चाहे आप पैसिव वॉइस पढ़ लीजिए, चाहे आप फ्रेमिंग क्वेश्चन टैग पढ़ लीजिए। हर टॉपिक में वर्ब का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो एक बार जब भी ये टॉपिक पढ़ें बड़ी कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ें। सबसे पहले आपको बता दें कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती है, उनकी संख्या का क्वेश्चन है कि कितनी होती है, तो इनकी संख्या होती है 11। और जो मॉडल ऑक्सिलरी होती है इनकी संख्या होती है 13। दोनों को ऐड करेंगे तो इनका जो सम बनेगा वो होगा 24। कहने का मतलब 11 प्राइमरी ऑक्सिलरी होती है और 13 मॉडल ऑक्सिलरी होती है। तो एक बार इधर देख लीजिए, प्राइमरी ऑक्सिलरी होती है उनकी जनरली 3 फैमिलीज होती है। एक फैमिली होती है किसकी? डू की। एक फैमिली होती है हैव की। एक फैमिली होती है बी की। बताइए डू की फैमिली में कौन कौन होते हैं, हैव की फैमिली में कौन कौन होते हैं, और उस मॉडल वर्ब में कौन कौन होते हैं। तो डू की फैमिली में जनरली कौन कौन होते हैं? डू, डज, डिड। हैव की फैमिली में होते हैं हैज, हैव, हैड। और बी की फैमिली में होते हैं इज, आर, एम, वॉज, वर। ये टोटल मिला के गिन लीजिए, यहाँ हो गए 3, यहाँ हो गए 3, यहाँ हो गए 5, टोटल मिला के हो गया आपके 11। ये 11 क्या होती हैं? ये होते हैं 11 प्राइमरी ऑक्सिलरीज। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें, कई बार ये सेंटेंस में खुद सिंगल आती है, तो ये कई बार मेन वर्ब का भी काम करती है। ये मेन वर्ब कब बनती है, ये हेल्पिंग वर्ब कब बनती है, इसको लेकर भी अपने एक वीडियो बनाने वाले हैं। तो उस वीडियो को भी अपन प्लेलिस्ट में डाल देंगे, जिससे कि आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो एक बार बता दीजिए कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज कितनी होती है? बता दीजिए। हाँ सही बता रहे हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी होती है 11 और मॉडल ऑक्सिलरीज कौन होती है? 13। अब प्राइमरी ऑक्सिलरीज के बारे में आप लोगों ने देखा कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज कौन कौन सी होती हैं। तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं वो होती हैं डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, इज, आर, एम, वॉज, वर। ये टोटल 11 प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं। और अपन बात करें मॉडल ऑक्सिलरीज की, तो मॉडल ऑक्सिलरीज में अपने पास में लोगों की संख्या होती है 13। और 13 को कुछ इस तरह से लिखते हैं अपन। पहला कैन, कुड, शैल, शुड, विल,
would, may, might, यहाँ पे must, dare, need, ought to, और यहाँ पे लिखा हमने used to। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने दो पेयर क्यों बनाए हैं, ये दो जोड़े क्यों बनाए ऐसे। तो आपको बता दें कि इधर वाली जो वर्ब होती हैं वो जनरली प्रेजेंट टेंस शो करती हैं और इधर वाली जो वर्ब होती हैं वो पास्ट टेंस शो करती हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि टोटल मॉडल ऑक्सिलरीज कितनी होती है? बता सकते हैं आप? टोटल मॉडल ऑक्सिलरीज होती है 13। तो 13 को आप कुछ इस तरह से याद करेंगे, पेयर में याद करेंगे। कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट। कितने पेयर हो गए यहाँ तक? यहाँ तक पेयर हो गए कितने? 4 और मेंबर हो गए 8। 8 लोग आपको कंटिन्यूसली याद हो गए होंगे। कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट। और नीचे आगे आपने याद किया होगा मस्ट, डेयर, नीड, ought to और used to। इस तरह से टोटल मिला करके आपको टोटल मिला के हेल्पिंग वर्ब पूछे, ऑक्सिलरी पूछे तो उनकी संख्या होती है 24। तो क्या आप एक ब्रीथ में, एक स्टॉक के अंदर ये सारी की सारी क्या हेल्पिंग वर्ब बता सकते हैं? यदि आप बता सकते हैं तो आप बहुत जीनियस हैं। तो बताइए, शुरू हो जाइए। टोटल हेल्पिंग वर्ब कितनी है? तो स्टार्ट कीजिए। पहले आ रहा है डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, इज, आर, एम, वाज, वर, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, डेयर, नीड, ought to, used to। और इस तरह से आप टोटल 24 ऑक्सिलरीज को 1 मिनट में याद कर सकते हैं। तो आई होप आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपको अच्छी लगने के साथ साथ ही आपको ये भी पता चला होगा कि टोटल वर्ब कितनी होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है, कब ये हेल्पिंग वर्ब बनती है, मैक्सिमम हेल्पिंग वर्ब कितनी होती है, टोटल ऑक्सिलरीज कितनी होती हैं। इन सब के बारे में आपको समझ आया होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। लेकिन अगला जो मेरा वीडियो आने वाला है उससे पहले आप इस पार्ट को जरूर देखें। अगला वीडियो तभी स्टार्ट किया जाएगा जब ये पहले वाला वीडियो अच्छे से देख लिया होगा और इसकी सारी बातें आपको समझ आई होगी। लेकिन अगला वीडियो मैं शुरू करूंगा उससे पहले मैं इस वीडियो को पहले वाले वीडियो से लिंक करके, अगले वाले वीडियो से लिंक करके आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहूंगा। तो जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे पुट डाउन कर रहा हूँ, राइट डाउन कर रहा हूँ, आप उनके आंसर जरूर दीजिएगा। और कल जो क्लास स्टार्ट होने वाली है उससे पहले आप इस वीडियो को देख करके इनके क्वेश्चन जरूर दीजिएगा, जिससे कि आने वाला वीडियो आपको बहुत से समझ में आ जाए। देख लीजिए एक बार फिर से। देखिए सेंटेंस है शी हैज स्पोकन इंग्लिश। इस सेंटेंस में स्पोकन है वो हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, शी इज ए डॉक्टर। इस सेंटेंस में इज हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? आप जरूर बताएं, कमेंट करके लिखें। तो थर्ड सेंटेंस है वो है यू हैव ईटन फूड। इस सेंटेंस में हैव है वो हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? कमेंट करके जरूर बताएं। और एक सेंटेंस ये भी है यू हैव ए कार। इस सेंटेंस में हैव है वो हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? तो आप एक बार कमेंट करके इन 4 क्वेश्चन का उत्तर इस वीडियो में जरूर दीजिए। और आशा करता हूं कि आपका जो आने वाला वीडियो होगा वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। और आने वाली क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस की जो आप लोगों ने शायद पहले कहीं पढ़े होंगे या नहीं भी पढ़े होंगे। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा, ही हैज ब्रोकन ए चेयर, आई फाउंड ए ब्रोकन चेयर।
क्वेश्चन ग्रेड 2 में आया हुआ है, ग्रेड 2 में रिपीट हुआ है। इस सेंटेंस में दो जगह आपको ब्रोकन दिया गया है, पहले वाले सेंटेंस में ब्रोकन है, दूसरे वाले सेंटेंस में भी ब्रोकन है। तो यदि आपने पहला पार्ट यदि आज का देखा है तो मैंने एक चीज लिखी थी, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो क्या आप बता सकते हैं कि पहला सेंटेंस है और जो दूसरा सेंटेंस है उसमें ब्रोकन क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच है? तो मैं आपके उत्तर की, आपके आंसर की प्रतीक्षा में मैं फिर से कल की क्लास में एक नया वीडियो लेकर के आ रहा हूँ और वो बेस्ड होगा कि कई बार ये जो वर्ब है वो कई बार वर्ब का काम करती है, कई बार वर्ब न होकर के किसी अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम करती है। तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, आपके सर राकेश जांगिड़ के साथ में, और चैनल आरसी क्लासेस श्री माधव को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सबसे बड़ी बात सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।